Hello students, in lecture number 12 today we shall have third discussion on third application of Biot-Savart law. We already discussed two applications of Biot-Savart law. First application was magnetic field due to a straight finitely long current carrying conductor or wire, और उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो फाइनाइट लेंथ का था के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 आया था. सेकेंड वी डिस्कस्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विच वाज म्यू 0 आई अपॉन 2 आर. एंड टुडे वी start our discussion on third application of Biot-Savart law, and this application is the magnetic field on the axis of a circular current carrying loop. Magnetic field on the axis of a circular current carrying loop. तो ये हमने सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लिया है. वैसा ही सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जो हमने सेकंड एप्लीकेशन में डिस्कस किया, लेकिन अंतर इतना है कि हमने सेकंड एप्लीकेशन में जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लिया था उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी. अब हम इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ये इसका एक्सिस है, इसके एक्सिस पर जो पॉइंट है वो उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. जैसे ये दिखाई देने में सर्कुलर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा अंडाकार दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये 2D डायग्राम है इसलिए ऐसा है. और ये हमने वर्टिकल रखा हुआ है. कैसे रखा हुआ है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं रखा है इसलिए. तो ये सर्कुलर लूप ही है, ध्यान रखिएगा. इसको समझने के लिए मैं इसका एग्जांपल ले सकता हूँ. जैसे ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप है और इसको इस तरीके से रखा हुआ है बेटा, इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है. और ये देखिए इसका ये सेंटर है. ये जो पेंसिल मैंने पास की है इसके सेंटर से, ये जो पिंक कलर की पेंसिल आपको दिखाई दे रही है, ये इसका एक्सिस होगा. किसका? इस सर्कुलर लूप का एक्सिस होगा. सर्कुलर लूप का और सर्कुलर कॉइल का एक्सिस कहलाएगा. क्लियर है? सर्कुलर लूप और सर्कुलर कॉइल का क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा. कौन? ये पेंसिल जो कि सेंटर ऑफ लूप से पास हो रहा है. इसी को मैंने डायग्राम के रूप में इस तरीके से दिखाया है. ये सर्कुलर लूप है और ये सेंटर है. सेंटर से ये जो लाइन पास हो रही है ये इसका एक्सिस है. इसको हम इधर भी बना सकते हैं, लेकिन हमेशा हम पॉइंट जो अज्यूम करते हैं राइट साइड में करते हैं कन्वीनियंस के लिए, इसलिए मैंने एक्सिस को राइट साइड में ही ड्रॉ किया है. तो सेंटर से पास होने वाली ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कहलाएगा. ये कैसा सर्कुलर लूप है? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, जिसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. एक बात मैं और आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा. जैसे ये लूप है, इस लूप को यदि आप इधर से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज. कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज. जब कहाँ से देख रहे हैं? पी से. लेकिन जब इसी लूप को आप इधर लेफ्ट साइड में किसी जगह से देखेंगे तो इसमें जो करंट होगा वो आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा. कैसा मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा. ठीक है, कैसा दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, क्योंकि जैसे इस सर्कुलर लूप को आप ले लो तो इधर पी से देख रहे हो तो इसमें जो करंट है वो मान लीजिए क्लॉकवाइज है. कैसा है? क्लॉकवाइज है. जब इसको आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो जो इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा होगा वो आपको कैसा नज़र आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नज़र आएगा. ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा. समझ में आया क्या? मेरा कहने का मीनिंग ये है कि ये जो सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए पी से देखने पर मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है. कैसे दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है. तो जब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे ये करंट क्लॉकवाइज दिखाई ना दे करके कैसे दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा. कैसे दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज. क्योंकि इधर से पी से देखने पर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है. ठीक है, ये डायरेक्शन कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है. लेकिन जब इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ये होगी. लेकिन करंट कैसे फ्लो हो रहा था? ऐसे. ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया. इधर से देखने पर ये डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी. इधर से इधर लेफ्ट साइड से यदि मैं देखूं
तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, लेफ्ट साइड से। राइट साइड से देखूंगा तो करंट कैसे फ्लो हो रहा था? क्लॉकवाइज। मान लीजिए यदि इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है और पी से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज मुझे दिखाई दे रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको लेफ्ट साइड से देखूंगा तो वो मुझे क्लॉकवाइज दिखाई देगा। जैसे एक ट्रांसपेरेंट घड़ी है, उसको फ्रंट से देखोगे आप तो वो घड़ी का निडल जो है क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी जिससे आर पार दिखाई दे रहा हो, दोनों साइड दिखाई दे रहा हो उसका निडल घूमते हुए, ठीक है। तो घड़ी की निडल को जब हम फ्रंट साइड से देखते हैं तो वो क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देती है, लेकिन बैक साइड से देखते हैं तो जो घड़ी की सुई है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप का ये सेंटर है और ये सर्कुलर लूप करंट कैरिंग है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इस सर्कुलर लूप के सेंटर से पास होने वाली ये जो लाइन है ये इसका एक्सिस कहलाता है और इस एक्सिस पर किसी डिस्टेंस x पर, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप से डिस्टेंस x पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है या सर्कुलर कंडक्टर है, हम पहले छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट जिसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट एलिमेंट कहलाएगा, वो शॉर्ट पोर्शन हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप जो कि करंट कैरिंग लूप है जिसका रेडियस कैपिटल R है और जिसमें फ्लो होने वाला करंट I है, ये इस पेपर के प्लेन के, ये पेपर का प्लेन है, जिस पेपर पर मैंने लिखा हुआ है ये पेपर का प्लेन कहलाएगा। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, ये प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये सर्कुलर लूप रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से यदि ऐसे रखते तो ये इन द प्लेन ऑफ पेपर होता, लेकिन ऐसे नहीं रखा है सर्कुलर लूप। कैसे रखा है सर्कुलर लूप? इस तरीके से रखा है, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर रखा है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। जो पॉइंट सर्कुलर लूप के एक्सिस पर होगा वो कहलाएगा एक्सियल पॉइंट। क्या कहलाएगा? एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। तो ये P एक्सियल पॉइंट है जिसका डिस्टेंस O से कितना है? x है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण, और ये P पॉइंट कहाँ पर है? एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप पर है, इसके एक्सिस पर है। तो इसके लिए मैंने इसका छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया, xy इज ए शॉर्ट पोर्शन नॉन एज एलिमेंट, short element, small element. xy is a small element of length dl. And the current flowing through this loop is anti-clockwise. कैसे फ्लो हो रहा है? एंटी-क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा वही डायरेक्शन लाइन एलिमेंट का होगा, तो डीएल का डायरेक्शन भी यही है। जिस डायरेक्शन में करंट होता है डीएल का डायरेक्शन भी वही होता है। तो ये एक्स वाई एक करंट एलिमेंट कहलाएगा क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो इस करंट एलिमेंट यानी इस स्मॉल पोर्शन के कारण, स्मॉल सेगमेंट के कारण, ये जो स्मॉल एलिमेंट है एक्स वाई, जिसको हम लाइन एलिमेंट या करंट एलिमेंट कहते हैं, पहले हम इस स्मॉल पोर्शन के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो यदि इस स्मॉल पोर्शन यानी स्मॉल करंट एलिमेंट एक्स वाई के कारण जिसका लेंथ डीएल है, इसके कारण यदि हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो मुझे ये डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा यानी ये डिस्टेंस मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, ये एक्स है, तो इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? स्मॉल आर मान लेता हूँ। किसको मैंने स्मॉल आर माना है? देखिए ओपी को मैंने मान लिया है एक्स, ठीक है, और ओ से ये पॉइंट में नाम दे देता हूँ एम। ये जो पॉइंट है इसको एम को नीचे लिख लो, नहीं तो ऐसा लगेगा डीएल इंटू एम है, ठीक है। तो ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट क्या है? एम है। सिमिलरली ये एक पॉइंट है एन, ठीक है। तो ओ एम किसके बराबर है? रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप कितना है? कैपिटल आर। सिमिलरली एम पी क्या हो जाएगा? एम पी को हमने स्मॉल आर मान लिया है। ये डिस्टेंस के अजम्पशंस हैं। अब देखिए इस शॉर्ट एलिमेंट जिसको करंट एलिमेंट कह रहे हैं, इसके कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो किसका यूज करेंगे? बायो-सावर्त लॉ का यूज करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है? कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट एक्स वाई ऑफ लेंथ डी एल एट द टॉप ऑफ द लूप एंड using
बायो-सावर्त लॉ, using बायो-सावर्त लॉ, magnetic field at point P, magnetic field at point P due to small current element of length dl is written as कितना होगा? बायो-सावर्त लॉ का यूज करते हुए इस स्मॉल एलिमेंट एक्स वाई के कारण जो P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? dv, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, म्यू 0/4 I dl साइन थीटा अपॉन r², ये होता है बायो-सावर्त लॉ। अब इसमें कुछ चेंजेज होंगे क्या? भाई जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन एलिमेंट से क्या है? r, तो ये r तो सेम रहेगा, स्मॉल r ही रहेगा। और लाइन एलिमेंट का जो लेंथ है वो कितना लिया है? dl, तो ये dl भी सेम रहेगा। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I, तो I सेम रहेगा। और म्यू 0/4 कांस्टेंट है तो ये तो वही रहेगा। अब बात करते हैं कि ये थीटा क्या होना चाहिए। ये थीटा क्या होना चाहिए? बेसिकली ये थीटा किसके बीच का एंगल है? यदि मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं, किसके वेक्टर फॉर्म की? बायो-सावर्त लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात करूं, इन वेक्टर फॉर्म बायो-सावर्त लॉ कैसे लिखा जाता है? dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0/4 I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ऐसे लिखा जाता है। dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, इस तरीके से लिखा जाता है। यानी जो थीटा एंगल है वो dl और r के बीच का एंगल है, कौन? थीटा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा dl और r के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड dl के परपेंडिकुलर होता है और r के भी परपेंडिकुलर होता है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड dl और r से जो प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो dl के परपेंडिकुलर होगा कौन? मैग्नेटिक फील्ड। अब और r के भी परपेंडिकुलर होता है। तो जब r के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें लेना है, भाई यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा P पर, इस लाइन एलिमेंट जिसका लेंथ dl है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू r एंड dl। तो r, ये r का मतलब क्या हो गया? r का मतलब ये वाला लाइन होगा, r का मतलब ये वाला लाइन हुआ, ठीक है। ये r है आपका, ये जो ग्रीन पेंसिल मैंने रखी है ये किसका लाइन डायरेक्शन है? r का डायरेक्शन है। तो r के परपेंडिकुलर ये dl हो गया, 90 डिग्री एंगल बनेगा ना। ये हो गया dv, r के परपेंडिकुलर कौन हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो पिंक कलर की जो पेंसिल है वो किसको बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। और ग्रीन कलर की पेंसिल किसको बता रही है? r को। तो r के हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है, कौन? मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिएगा। और dl के भी परपेंडिकुलर होता है, तो इस dl के भी परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए, चलिए यहाँ पर डायरेक्शन पता चल गया। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि ये थीटा क्या होगा। मैं बात कर रहा था कि ये थीटा क्या होगा, dl और r के बीच का एंगल क्या होगा। तो dl और r के बीच का एंगल मुझे जानने के लिए इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये सर्कुलर लूप था बेसिकली, हमारा यही था सर्कुलर लूप, ठीक है। और ये है हमारा r, ये क्या है? r, यही है r, है भाई। ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये जो पोर्शन यहाँ से और यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको मैं dl मान लेता हूँ। ये छोटा सा पोर्शन dl हो गया, तो dl तो ऐसे है, ठीक है। और r ऐसे है, तो ये जो एंगल बेटा बन रहा है, कौन सा एंगल? ये जो एंगल बन रहा है, देखिए कौन सा एंगल? ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री एंगल है। कितना एंगल है ये? 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। कौन सा? दोबारा से समझिए। चलो इसको ले लेता हूँ, ये सर्कुलर लूप है मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका dr, ये हो गया r। ये जो ग्रीन पेंसिल आपको दिखाई दे रही है किसका डायरेक्शन है? r का। तो r का डायरेक्शन तो ये हो गया और dl ये है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल
ये वाला एंगल जो मैं कह रहा हूँ, ये एंगल क्या होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 होगा। समझ में आ रहा है? चाहो तो इससे समझ लो, चाहे उससे समझ लो, एक ही बात है भाई। ये छोटा सा पोर्शन ऊपर dl और ये r है, तो r और dl, r तो ये dl तो इस तरफ हो गया, dl तो कैसे हुआ, dl इसका सर्कुलर लूप का जो dl है वो तो ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ dl। और ये r है, r ये है, चाहे r को ऐसे रखो चाहे r को ऐसे रखो, ठीक है। तो r और dl के बीच का एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। सिंस थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 है, तो dv कितना आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। So this equation 1 represents the magnetic field due to small current element xy at point P. पॉइंट P पर स्मॉल एलिमेंट XY के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि थीटा तो 90 है। थीटा 90 समझ में आया आपको? क्योंकि इस डायग्राम से क्लियर नहीं होगा, आर और डीएल के बीच का एंगल यहाँ पर आपको 90 नहीं दिखाई देगा। ये तो 2D डायग्राम है, आपको 3D में सोचना पड़ेगा। 3D में मैंने आपको बताया कि जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन dl है, इतना पोर्शन, और ये r है, ये r है आपका, और ऊपर वाला पोर्शन dl है, ये r है। तो ये वाला जो एंगल मैं बात कर रहा था, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि dl तो ऐसे होगा, dl तो ऐसे होगा इस ब्लू पेन के डायरेक्शन में, ठीक है, और r ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। तो थीटा 90 होने से ये मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आया पॉइंट P पर इस लाइन एलिमेंट XY के कारण कितना आ गया, dV आ गया। और dV का वैल्यू कितना आया, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली if we consider another line element x dash y dash of length dl, ठीक है। नीचे भी हमने x, अब पहले ऊपर टॉप पर कंसीडर किया था, नीचे कंसीडर कर लिया ये x डैश y डैश। जब ये नीचे कंसीडर किया तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण पॉइंट P पर कितना आएगा भाई, नीचे वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे तो डिस्टेंस कौन सा लिया जाएगा, ये वाला डिस्टेंस लिया जाएगा, ये वाला डिस्टेंस लिया जाएगा। तो इसके कारण इस पोर्शन x डैश y डैश के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी r के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये भी तो r होगा, ये भी r होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये इस डायरेक्शन में होगा, कौन, dv। तो dl के का इस x डैश y डैश के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, किसके, r के, और कितना होगा, dv होगा, ठीक है। सिमिलरली इफ वी कंसीडर another line element x dash y dash of length dl at bottom of circular loop, then magnetic field at point P due to this small line element or current element x dash y dash is written as क्या लिखा जाएगा, dv is equal to म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सेम होगा, क्योंकि यहाँ भी तो थीटा का वैल्यू 90 होगा, यहाँ भी थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। देखिए जैसे ये है और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो यदि मैं यहाँ से लूँगा तब भी देख लो, अब तो और ज़्यादा क्लियर आ रहा है। पॉइंट P आपका यहाँ पर है और ये आपका R है, ग्रीन पेंसिल क्या है, R है, और ये पोर्शन dl है नीचे का, यहाँ से यहाँ तक dl ऐसे है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। तो इस केस में भी 90 डिग्री आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे आप अपर टॉप पर जो लाइन एलिमेंट लिया उसके कारण एक्सियल पॉइंट पर निकाल लो,
चाहे आप सेम लेंथ के लाइन एलिमेंट जो कि बॉटम पर कंसीडर किया उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम पॉइंट पर निकालो, तो जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इस डायग्राम को समझते हैं। यदि मैं ये कह देता हूं कि ये वाला एंगल फाई है, ये वाला एंगल फाई है, मान लिया मैंने ये वाला एंगल फाई है, ठीक है, और ये डीवी है, और इस डायरेक्शन में हो गया आपका एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और ये डायरेक्शन हो गया आपका वाई डायरेक्शन। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन, और ये एक्स हो गया। सिमिलरली ये क्या हो गया आपका, ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये डायरेक्शन हो गया आपका वाई डैश, ठीक है, और ये एक्स है, ठीक है। तो जब ये फाई है तो क्या ये फाई नहीं होगा, ये फाई नहीं होगा, क्या होगा, क्यों होगा फाई, देखिए समझिए भाई। ये जो y एक्सिस है, ये जो मैंने y ड्रॉ किया है, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ डिस्टेंस x। जो x डिस्टेंस है इसके परपेंडिकुलर है, ये रहा, ठीक है, ये y का डायरेक्शन है। और जो dv है वो r के परपेंडिकुलर है, dv क्या है, r के परपेंडिकुलर है। तो दो परपेंडिकुलर जो सेम पॉइंट पर ड्रॉ किए गए हैं उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल वही होता है जिन दो उन उस पॉइंट पर मिलाने वाली जो दो लाइंस आती हैं उनके बीच का जितना एंगल होता है उतना ही होगा। भाई इस लाइन, इस डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस और ये एक्स डिस्टेंस, आर डिस्टेंस का परपेंडिकुलर डीवी है और एक्स डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर वाई है, ठीक है। तो आर और एक्स के बीच, आर और एक्स के बीच एंगल फाई है, तो इन दोनों आर और एक्स पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे उनके बीच का एंगल भी फाई होगा, यानी ये फाई है तो ये भी फाई होगा। अब देखिए जब ये डीवी है तो इस वाई डायरेक्शन में कौन आ जाएगा, डीवी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कितना, डीवी कॉस फाई आएगा, डीवी कॉस फाई आएगा। थोड़ा और क्लियरली लिखें इसे, डीवी तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा भाई, वाई डायरेक्शन में डीवी कॉस फाई आ जाएगा, डीवी कॉस फाई आ जाएगा। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, डीवी साइन फाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब ये एंगल फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई होगा, ये भी फाई होगा। और जब ये फाई है तो ये एक्स और ये आर के बीच का एंगल फाई है, तो आर पर जो परपेंडिकुलर ये डीवी है और एक्स पर जो परपेंडिकुलर ये वाई डैश है, इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। भाई ये फाई है तो ये फाई होगा, ये फाई है तो ये फाई होगा। अब ये डीवी है तो इसका इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा कौन, डीवी कॉस फाई, ठीक है, डीवी कॉस फाई। और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा कौन, डीवी साइन फाई, डीवी साइन फाई होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, अब यदि आपको अंतर करना है तो इसको देखिए, इसको डीवी डैश मान लो, डीवी डैश कॉस फाई, और ये डीवी डैश हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी मान सकते हैं भाई, इसके कारण डीवी मान रहे हैं, इसके कारण डीवी डैश, नीचे वाले बॉटम लाइन एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आप डीवी डैश मान रहे हो, तो इस तरीके से भी आप मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 क्या कह रही है कि डीवी बराबर डीवी डैश है, यानी लाइन एलिमेंट चाहे आप टॉप पर लें या बॉटम पर लें, लाइन एलिमेंट को चाहो तो आप टॉप पर लीजिए या बॉटम पर लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है सेम एक्सियल पॉइंट पर वो क्या आता है, सेम आता है। तो लाइन एलिमेंट का from equation 1 and 2 it is clear that dv is equal to dv dash, dv is equal to dv dash, ठीक है। dv is equal to क्या है, dv dash है, यानी टॉप लाइन एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो टॉप पर लाइन एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, बॉटम पर जो एलिमेंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, यानी डीवी और डीवी डैश दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब जब दोनों बराबर हैं, अब लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए इस पूरे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण पॉइंट पी पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अभी तो मैंने एक छोटे से एलिमेंट के कारण, स्मॉल पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, कहां पर, पॉइंट पी पर, यानी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक छोटे से हिस्से के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड मिला है। अब हमें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें इस डायग्राम को वापस देखना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो कंपोनेंट डीवी कॉस फाई है और डीवी डैश कॉस फाई है, ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे भाई, कॉस फाई बराबर आएंगे और डीवी डैश के बराबर है, तो डीवी कॉस फाई एंड डीवी डैश कॉस फाई बोथ आर
इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इसलिए ये dv cos फाई और dv डैश cos फाई एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यानी ये dv cos फाई और dv डैश cos फाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए ये जो दो कंपोनेंट हैं dv sin फाई और dv डैश sin फाई, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। भाई dv तो dv डैश के बराबर है और sin फाई दोनों के लिए बराबर आना है, तो dv sin फाई इज इक्वल टू dv डैश sin फाई है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन भी बराबर है। तो डायरेक्शन भी बराबर सेम है और मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी dv sin फाई और dv डैश sin फाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हम इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो चाहे इस छोटे से पोर्शन के कारण निकाल लो, चाहे इस पोर्शन के कारण निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड तो dv sin फाई आएगा। अब ऐसे छोटे से बहुत सारे पोर्शन इसमें बनेंगे, बहुत सारे पोर्शन बनेंगे, तो सबके कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dv sin फाई का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, dv sin फाई का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये वेक्टर का एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं कि कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री, फ्रॉम ज्योमेट्री it is clear that the components कौन से component, that the components dv cos phi and dv dash cos phi are equal in magnitude, but opposite in direction, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। therefore these components will cancel each other and do not contribute in net magnetic field, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, ये dv cos फाई और dv डैश cos फाई तो कौन से कंपोनेंट थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से, dv sin फाई एंड dv डैश sin फाई, एंड dv डैश sin फाई, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं ये क्या करेंगे, ये कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड में। बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स dv sin फाई एंड dv डैश sin फाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, and also directed along same direction, और सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। therefore इसलिए क्या होगा, therefore these components will contribute in net magnetic field. These components will contribute in net magnetic field. ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या लिखा जाएगा, therefore टोटल और नेट मैग्नेटिक फील्ड at point P due to whole current carrying circular loop,
ड्यू टू होल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट पी ड्यू टू होल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज रिटेन एज, क्या लिखा जाएगा? रिटेन एज क्या लिखा जाएगा? बी वुड बी इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन डीवी साइन फाई। इंटीग्रेशन डीवी साइन फाई, इसका मतलब इसमें सब कुछ आ गया। डीवी साइन फाई आ गया, डीवी डैश साइन फाई आ गया, और भी जो कंपोनेंट्स हैं उनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ गया है। यानी इंटीग्रेशन का मतलब है जितने भी एलिमेंट छोटे छोटे सेगमेंट बनेंगे करंट कैरिंग लूप के, उनके कारण जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उन सब का सम ये आ गया। इंटीग्रेशन मतलब सभी का सम दे रहा है, ठीक है, तो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डीवी क्या है हमारा? सिंस डीवी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, म्यू 0/4 आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये डीवी है हमारा, ठीक है, ये डीवी है। एंड साइन फाई क्या होगा? साइन फाई की यदि मैं वैल्यू देखूं तो साइन फाई क्या होना चाहिए? साइन फाई का जो वैल्यू है वो साइन फाई हम निकालने के लिए इस डायग्राम का यूज करेंगे। तो साइन फाई निकालने के लिए हम किसी एक ट्राइंगल का यूज करेंगे। यहाँ तो आप यूज कर लीजिए एम पी ओ का, या फिर आप यूज कर लीजिए एन पी ओ का, ठीक है। ये भी तो आपका रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप है जो कि कैपिटल आर के बराबर होगा। तो या तो आप इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल का यूज कर लो, या फिर आप इस लोअर वाले राइट एंगल्ड ट्राइंगल का यूज कर लो। किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? साइन फाई। साइन फाई may be calculated using right angled triangle कौन सा? right angle triangle MPO। इस right angle triangle का यूज करो। इस right angle triangle में इस MPO, ये जो right angle triangle है, इस 90 डिग्री के सामने ये कौन हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये क्या हो गया भाई? ये हो गया बेस। OM क्या हो गया? बेस हो गया। और MP क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। सॉरी, OM क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। OM क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और MP क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। और ये PO क्या हो गया? बेस हो गया। भाई 90 के सामने कौन होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? MO अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? MP। तो यूजिंग ट्राइंगल MPO साइन फाई को क्या लिखा जाएगा? साइन फाई वुड बी इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर MO अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब MP। और MO क्या है? MO इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, कितना है? कैपिटल R। और MP क्या है? MP इज स्मॉल r। MP इज स्मॉल r। तो ये साइन फाई आ गया हमारा। ये क्या आ गया? साइन फाई आ गया। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r क्या होगा? स्मॉल r है हाइपोटेन्यूज, और x है बेस, और r है कैपिटल R है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके स्मॉल r को क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। तो फ्रॉम ट्राइंगल MPO, राइट एंगल ट्राइंगल MPO से स्मॉल r का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या लिखा जा सकता है? R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा जा सकता है। अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देयरफॉर साइन फाई क्या लिखा जाएगा? साइन फाई वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R अपॉन अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आ गया आपका साइन फाई, और ये था आपका डीवी। देयरफॉर बी क्या हो जाएगा? अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके बराबर आएगा? डीवी की वैल्यू रखो, म्यू 0/4 आई डी एल अपॉन R स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। और इंटू साइन फाई। तो साइन फाई क्या है? कैपिटल R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये लिखा गया, ठीक है, ये लिखा गया। अब यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। स्मॉल r इज इक्वल टू ये है, तो R स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा।
स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ रखें तो कैपिटल वी की जो वैल्यू आएगी, कैपिटल वी की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो कैपिटल वी की जो वैल्यू आएगी, देयरफॉर कैपिटल बी वुड बी इक्वल टू व्हाट? कैपिटल बी किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर की जगह ये रख दिया, इंटू साइन फाई। और साइन फाई क्या आया था हमारा? साइन फाई आया था कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट लिखो या फिर हाफ पावर लिख दो, एक ही बात है। इसको और सॉल्व करें तो b बराबर क्या आ जाएगा? देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, म्यू 0 कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। i भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ठीक है। और क्या कांस्टेंट है? और आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, यहाँ 1 है और यहाँ हाफ है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा? 3/2। तो ये बाहर आ गया, ये पूरा बाहर आ गया, और कैपिटल आर बाहर आ गया, कैपिटल आर भी बाहर आ जाएगा क्योंकि रेडियस भी वही रहेगा, कैपिटल स्मॉल एक्स जो डिस्टेंस है वो भी वही रहेगा। तो केवल किस में चेंज आ रहा है? डीएल में, यानी इंटीग्रेशन डीएल करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब पूरे सर्कुलर लूप का जो लेंथ है वो उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ गया? एल आ गया। अब एल क्या है? वेयर एल इज सरकमफ्रेंस, क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो कितना सरकमफ्रेंस होगा जिसका रेडियस कैपिटल आर है? 2 पाई इंटू कैपिटल आर। ये हो जाएगा आपका स्मॉल एल का वैल्यू। तो स्मॉल एल का वैल्यू यहाँ रखें, तो बी बराबर क्या आ जाएगा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, यही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करें, देखिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब देखो 2 को पहले लिख लो, 2, ठीक है, i और पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा, यानी पाई आर और पाई आर स्क्वायर, 2 को पहले लिख लिया, i लिख लिया, और नीचे क्या आ गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। ये आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या आ गया? नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये इक्वेशन 3 मान लेता हूं मैं, और इक्वेशन 3 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन 3 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नेट मैग्नेटिक फील्ड। दिस इक्वेशन 3 represents net magnetic field, net और total magnetic field at axial point P of a current carrying circular loop having single turn, जिसमें कितने टर्न है? सिंगल टर्न है बेटा, ठीक है। ऐसी सर्कुलर लूप के कारण जिसमें सिंगल टर्न है, ये सिंगल टर्न है, ऐसे ही कैपिटल n नंबर ऑफ टर्न्स हो। मैंने आपको पहले जब सेंटर पर बात की थी हमने मैग्नेटिक फील्ड की, उस समय भी ये बात कही थी। इफ देखिए जैसे एक टर्न हुआ, ऐसे ही कितने सारे टर्न हो, मान लीजिए कैपिटल n नंबर ऑफ टर्न्स हो, कितने टर्न्स हो? कैपिटल n नंबर ऑफ टर्न्स हो। तो इफ कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर इन द सर्कुलर, if capital N number of turns are there in the circular loop, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? therefore net magnetic field would be mu 0 upon 4 पाई। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? n से, तो n से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये एक ऐसे सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो सिंपली जो मैग्नेटिक फील्ड सिंगल टर्न के कारण था उसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दें तो N टर्न्स के सर्कुलर लूप के कारण टोटल और नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको इक्वेशन 4 लिख देता हूं। अब देखिए इसमें यहां पर देखिए NIA, ये पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, एरिया, और इसको क्या लिखते हैं, ए। ठीक है, एरिया है जिसको क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, इसे हम कहते हैं कैपिटल एम। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और इसको नाम देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जब दो चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे, और उसका जो मूवमेंट होता था उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वैसे ही यदि एक मैग्नेट हो जिसमें एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ऐसे मैग्नेट का जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादा डिटेल में हम आगे बात करेंगे। और कैपिटल एम किसके बराबर आ रहा है, कैपिटल एम बराबर NIA के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा। अब यूनिट की यदि मैं बात करूं, इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट क्या होगी भाई, N तो नंबर ऑफ टर्न्स है तो इसका तो कोई यूनिट होगा ही नहीं, नंबर है। तो I क्या है, करंट, तो I का हो गया एम्पियर, और A क्या है, एरिया, तो एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का SI यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और सिंबल क्या है, कैपिटल M, और फॉर्मूला क्या है, NIA। तो ये जो इक्वेशन 4 जो नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, इसे दोबारा से क्या लिख दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो 2m लिख दिया जाएगा। भाई NI पाई आर स्क्वायर ये क्या है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, तो इसकी जगह कैपिटल M लिख दिया। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 5। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो अलग अलग फॉर्म है इसको लिखने की, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इसमें कुछ हम स्पेशल केस लेंगे। स्पेशल केस क्या लेते हैं, स्पेशल केस की मैं बात करूं, स्पेशल केस ले रहा हूं कि इफ x इज अप्रोक्सीमेटली 0, x नेग्लिजिबल है। x नेग्लिजिबल होने का मतलब जो पॉइंट P है, x नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या है, डायग्राम में देखें, यदि ये डिस्टेंस OP नेग्लिजिबल हो जाए तो ये पॉइंट P कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ लूप पर आ जाएगा। तो जब दैट इज पॉइंट P lies at सेंटर ऑफ लूप, तो क्या हो जाएगा, टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए फिर उस केस में, क्योंकि जब x की वैल्यू काफी कम है, या फिर मैं कहूँ x इज लेस देन x इज अप्रोक्सीमेटली 0, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं बेटा इसको, x इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल R। ठीक है, x इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल R। तो कैपिटल R से जब बहुत कम है x का वैल्यू, तो x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जा सकता है, R स्क्वायर, क्योंकि x क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो b क्या हो जाएगा फिर, μ0/4 2m अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर था, उसकी जगह क्या आ जाएगा, R स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 3/2। अब R स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 3/2, इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा μ0/4 2m अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, R³। इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा फिर उस केस में। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर यदि सेंटर पर आ जाए, सेंटर की बात करें तो कहाँ की बात करें, सेंटर ऑफ लूप की बात करें तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, और इस m को वेयर, अब आप कहेंगे जी ये तो उस सेंटर के बराबर नहीं आ रहा, तो m क्या लिखा था हमने वहां पर, m की कुछ वैल्यू लिखी थी, m क्या है, n
सिंगल टर्न की यदि मैं बात करूं, सिंगल टर्न की बात करूं तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर है, आई इंटू ए या एन आई ए, यही तो है, एन आई ए या आई इंटू पाई आर स्क्वायर, यही है ना। तो एम की जगह ये लिख दो, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई, टू एम की जगह लिखा आई पाई आर स्क्वायर और नीचे आर क्यूब, आर क्यूब, तो ये क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, ठीक है, पाई से ये पाई भी कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 बार, तो क्या बच गया ये v इज इक्वल टू म्यू 0 आई, तो ऊपर बचा और नीचे बच गया 2r। तो यही तो था, यही मैग्नेटिक फील्ड था सेंटर पर, यही मैग्नेटिक फील्ड था। स्मॉल आर हमने रेडियस लिया था, अब यहाँ पर रेडियस हमने कैपिटल आर लिया है, तो ये आ गया, ठीक है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है जितना कि सेंटर पर है, विच इज इक्विवेलेंट, which is same as that of center, ठीक है। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड था वैसा की वैसा आ गया। अब एक ग्राफ और इसमें पूछ लेता है, कौन सा ग्राफ पूछता है, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ले लें हम और इधर ले लें क्या, x ले लें, क्या ले लें, x ले लें, ये x है, ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे, जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, x की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम हो रहा है। x की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम होगा, ठीक है। कहाँ से पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। देखिए x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, इसको देख लो चाहे इसको देख लो, एक ही बात है, x की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये टर्म बढ़ जाएगा और ये टर्म बढ़ने का मतलब b कम होगा, तो x बढ़ने के साथ साथ b कम होगा। और b मैक्सिमम कब होगा, b मैक्सिमम कब होगा, b मैक्सिमम कब होगा, जब x की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी, x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू r के बराबर हो जाएगी। तो इस टाइप का ये ग्राफ भी आप ध्यान रखिएगा, x मैग्नेटिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस ग्राफ। भाई सर्कुलर लूप के एक्सिस के अलोंग जब पॉइंट P की डिस्टेंस बढ़ाई जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज होता है। और ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, जब x की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू 0 होने का मतलब कहाँ है, x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, एट सेंटर, यानी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, सेंटर पर सबसे ज्यादा होता है, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, चाहे आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं चाहे आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन देखिए ये है, ये सर्कुलर लूप है, ये इसका सेंटर है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर होगा। तो इस सेंटर से यदि राइट साइड में आप सेंटर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। सिमिलरली इस सेंटर से लेफ्ट डायरेक्शन में यदि आप आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ लूप पर होता है, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यदि आपको निकालनी है तो कौन सा रूल यूज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। लेकिन अब लूप कैसा है, सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे हम। अब सर्कुलर लूप के लिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि थंब तो बताता है किसको, थंब बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड को, और कर्ल ऑफ फिंगर्स किसको बताएंगे, कर्ल ऑफ फिंगर्स जो बताएंगे आपको किसको बताएंगे, कर्ल ऑफ फिंगर्स करंट को बताएंगे। तो जैसे ये कोई एक लूप है, सर्कुलर लूप है, इसमें करंट मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे थंब कहाँ गया, ऊपर की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से होंगी, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, ठीक है। ये सर्कुलर लूप के लिए ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट कंडक्टर होता तो मैं जो थंब रूल है वो अलग हो जाता। यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज होता सर्कुलर लूप में, यहाँ तो करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है,
यदि क्लॉकवाइज करंट होता तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होता, करंट क्लॉकवाइज होता तो थंब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, इस तरीके से नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अब यदि आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैंने आपको कल बताया था भाई, यदि करंट क्लॉकवाइज है, यदि करंट क्लॉकवाइज है, यदि करंट क्लॉकवाइज है तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे, यानी इनटू द पेज, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो सेंटर पर थंब कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो और एक और बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये एक लूप है और इसमें करंट क्लॉकवाइज है। कैसे है करंट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट है। ठीक है, तो इसमें जो पॉलरिटी डेवलप होगी बेटा, क्लॉकवाइज करंट है तो पॉलरिटी साउथ होगी इसकी, जो कॉइल के फेस पर पॉलरिटी डेवलप होगी वो साउथ पॉलरिटी होगी, यानी वो फेस मैग्नेट के साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो पॉलरिटी देखिए ऐसे आएगी, नॉर्थ की तरह, ऐसे ही तो घूमेगा ये, तो ध्यान रखना इस सिंबल से, ये नॉर्थ। यदि करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वो फेस कॉइल का नॉर्थ पॉलरिटी का होगा। जैसे ये कॉइल है मान लीजिए, अब इसके इस फेस पर करंट क्लॉकवाइज है, करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज करंट होने का मतलब ये फेस जो है कॉइल का साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा और ये फेस नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करेगा। ये नॉर्थ की तरह क्यों व्यवहार करेगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि इधर करंट क्लॉकवाइज है, इधर क्लॉकवाइज है, तो इधर से कैसे दिखेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ पोलरिटी। ठीक है, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, साउथ पोलरिटी। बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया कि यदि आप इस फेस को, मान लीजिए इसमें करंट क्लॉकवाइज है और इसको इधर से देख रहे हैं, तो इधर से तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर से देखने के बजाय यदि आप इधर से देखेंगे उस फेस को तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको घड़ी का एग्जाम्पल दिया था कि एक ट्रांसपेरेंट घड़ी है, उसको यदि आप फ्रंट से देखोगे तो वो क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देगी, लेकिन यदि उसको बैक साइड से देखोगे तो वो घड़ी जो है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की निडल एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देगी। तो ये ध्यान रखना। तो यदि ये क्लॉकवाइज करंट है इसमें, तो ये फेस इसका साउथ पोलरिटी यानी साउथ पोल की तरह व्यवहार करेगा और ये नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करेगा। यदि इस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पोल कॉइल का, ये जो फेस है कॉइल का, लूप का, ये फेस नॉर्थ पोल यानी नॉर्थ पोलरिटी का तरह व्यवहार करेगा और इसकी पोलरिटी साउथ होगी। समझ गए? तो इस तरीके से आपको पोलरिटी भी पता होनी चाहिए कि कैसे पोलरिटीज डिटरमाइन करनी है। क्लियर? तो ये एक